उसकी दौर की सरकारों ने आपको नौकरी दी, उस दौर की सरकारों ने आपको आपके पैरों पर खड़ा किया। उस दौर की सरकारों की वजह से इस देश को, जो देश कभी घोड़ा और बग्गी पर चलता था, वो हवाई जहाज तक आया। वर्तमान सरकारों ने ये दिया कि आपको जाति के नाम पर लड़ाया, आपको धर्म के नाम पर लड़ाया, आपके हाथ से रोजगार छीन लिए गए, आपके हाथ से नौकरी छीन ली गई। जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्री पाखंडवाद को बढ़ावा देते हो, पाखंडियों के सामने जाकर के नतमस्तक करते हो, उस दौर में आप सरकारों से उम्मीद करोगे क्या वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के स्टेट की जिम्मेदारी है क्या वो लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे? तो क्या आपको लगता है कि सरकारें ऐसा करेंगी? वर्तमान समय में फूले का, कबीर का, नानक का, रैदास का, साहू जी महाराज का, डॉक्टर अम्बेडकर का ये सरकार हिंदूकरण करना चाहती है। लोकतंत्र में वोट की कीमत होती है। मान्यवर साहब कांशी राम ने कहा कि अपनी वोट की कीमत अपनी बेटियों से ज्यादा करना, बेटी की इज्जत से ज्यादा वोट की कीमत समझना। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझी, वहां पर 4-4 बार सरकार बनी। जिन लोगों को ये संविधान आंखों में खटकता है क्योंकि आपको उन्होंने कोट पैंट और टाई संविधान की वजह से मिल गई, इन महिलाओं को बैठने, पढ़ने, खाने पीने का अधिकार मिल गया, आधी आबादी को। मेरा वादा है कि पहले किसी एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखाओ, तब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना। छत्रपति शिवाजी महाराज की, बिरसा मुंडा जी की, सर सय्यद अहमद खान जी की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। विषय बहुत गंभीर है और इसको जिस प्रकार से जो प्रबुद्ध साथी यहाँ बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं और जो डॉक्टर नागराले ने अभी बताया, उन सारी बातों पर बंद कमरे में, ओपन स्पेस में बहुजन समाज के जो नेता हैं उन पर किस प्रकार से दबाव बनाया जाए, उनको किस प्रकार से एक मंच पर लाया जाए, वो किस प्रकार से, जब उनका एजेंडा एक है, झंडा एक है, उनका रास्ता एक है, जब सब कुछ एक है, तो फिर वो एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके लिए क्या सामाजिक दबाव की ज़रूरत है? इसके लिए क्या उनके घर के सामने धरना देने की ज़रूरत है? किस प्रकार से उनको मजबूर किया जाए कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपनों की राजनीति थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस प्रकार की भारतीय राजनीति चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी और उनकी विचारधारा जिस प्रकार से लोकतंत्र में अपनी मजबूती चाहती थी, वो जिस प्रकार इस देश के अंदर स्थापित हो सके, इसके लिए देश के वो तमाम बहुजन नेता अगर कार्यरत नहीं हैं, अगर वो उसकी तरफ उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो रास्ता डॉक्टर नागराले साहब ने बताया है उस पर हमको विचार करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने लेटरेड एंट्री की बात की, उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की, तमाम वो मुद्दे जो एक समाज, जो एक खास तौर से शेड्यूल कास्ट में, दलित समाज में जो मध्यम वर्ग तैयार हुआ एक समय पर, आप देखेंगे कि अगर देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में उस समय की सरकारों ने, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके बाद में जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी हुए, उनकी मदर हो इंदिरा गांधी, उन्होंने जिस प्रकार से निजी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसमें दलित समाज को नौकरियां मिली, और उन तमाम लोगों को जो हाशिए पर समाज था, जिसको पढ़ने का, लिखने का अधिकार नहीं था, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े कष्ट और मुसीबतों से मूल धारा में शामिल कर पाए, उनको नौकरियों के अवसर कांग्रेस ने दिए, तो एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ। आज डॉक्टर नागराले जैसे लोग और उनकी उम्र के तमाम वो लोग जो रिटायर हो गए, 10-10 साल जिनको हो गए, तो उनको नौकरी किस ज़माने में मिली? उनको नौकरी उसी ज़माने में मिली, इंदिरा के ज़माने में मिली, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में मिली, राजीव गांधी के ज़माने में मिली। तो एक मध्यम वर्ग तैयार उस दौर में हुआ, और उसी मध्यम वर्ग के पास जब पैसा आया तो उससे वामसेब तैयार हुआ, और वामसेब से जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे बसपा तैयार हुई, और बसपा तैयार होने के बाद में एक दौर वो रहा कि उत्तर प्रदेश, जिस स्टेट से मैं आता हूँ, वहाँ पर 4-4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, एक बार तो पूर्ण बहुमत की रही, और आज उसी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अगर विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, या समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी बेल्ट है
वहाँ पर बहुजन समाज की वो पार्टियाँ जिनका जिक्र अभी डॉक्टर नागराले ने किया, चाहे वो दलित समाज की पार्टी हो और चाहे वो ओबीसी समाज की पार्टी हो, जिसको समाजवादी विचार अभी डॉक्टर साहब ने अपनी भाषा में कहा, वो अगर पार्टी हाशिए पर चली गई तो ये हो क्यों रहा, ये विचारणीय प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 में, मैं पत्रकार हूँ, मैं पढ़ता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन हुआ तो आपके सामने रिजल्ट है, 10 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती, 5 सीट समाजवादी पार्टी जीती और 1 सीट कांग्रेस जीती। जहां पर बहुजन समाज पार्टी को 48% वोट मिला, वहां पर 48% वोट लेने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी चुनाव हार गई। आप समझिए किस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण किया गया। यानी जहां 30 और 35% पर वोट पाने के बाद में प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है, वहीं पर 48% वोट पाने के बाद में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। इसका मतलब वर्तमान समय में धर्म की राजनीति इस कदर हावी है कि आप अपने विचार को किसी भी प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, लोग जो है वो धर्म के नशे में चूर हैं। और ख़ास तौर से हिंदी भाषी बेल्ट पर जो धर्म की राजनीति चल रही है और मोदी सरकार, योगी सरकार, आरएसएस जिस एजेंडे पर काम कर रही है, उस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक सोच है, उस पर काम करना कितना भारी है, कितना कठिन है, आप इसको समझ सकते हैं भली भांति। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आशा के इस दौर में हम तमाम लोगों को ये उम्मीद बनाकर रहनी चाहिए, चलना चाहिए कि उस दौर में, जिस दौर में इस प्रकार की सभा करने पर, सच बोलने पर मुकदमे हो रहे हों, हमारे जैसे पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हों, कवियों पर, साहित्यकारों पर, लिखने पढ़ने वाले लोगों पर मुकदमे हो रहे हों, उस दौर में डॉक्टर नागराले, उनके तमाम साथी ने ये छोटी सी सभा आयोजित की है और मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम अभी कुछ सच बोलने वाले लोग इस देश के अंदर, इस जमहूरियत में जिंदा हैं। एक बात मैं यहाँ और कह देता हूं, लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया। जो हिंदूवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जिनकी सोच आरएसएस के नागपुर के आरएसएस के कार्यालय से चलती है, तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जिस दौर की सरकारों को आप गाली बक रहे हो, जरा सोचिए, विचार करिए कि उस दौर की सरकारों ने आपको क्या दिया। उसकी दौर की सरकारों ने आपको नौकरी दी, उस दौर की सरकारों ने आपको आपके पैरों पर खड़ा किया। उस दौर की सरकारों की वजह से इस देश को, जो देश कभी घोड़ा और बग्घी पर चलता था, वो हवाई जहाज तक आया। जब इस देश के अंदर खाने के लिए अनाज पैदा नहीं होता था, खाने के लिए अनाज भी विदेशों से मंगाया जाता था, आज वो देश इतना संपन्न है भारत कि वो अपने यहाँ अनाज पैदा करके दूसरे देशों के लिए सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो ये उन सरकारों ने दिया। वर्तमान सरकार ने क्या दिया? वर्तमान सरकारों ने ये दिया कि आपको जाति के नाम पर लड़ाया, आपको धर्म के नाम पर लड़ाया, आपके हाथ से रोजगार छीन लिए गए, आपके हाथ से नौकरी छीन ली गई। आपके पिताजी, आपके दादाजी उस दौर में 10वीं 12वीं करने के बाद में आज रिटायर हो गए तो आज 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, और आप एमटेक और बीटेक करने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। ये विचारणीय प्रश्न है। क्या धर्म खाने को देगा? मैं तो लोगों से कहता हूं कि धारा 370 खत्म कर दी, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये भी थोड़ा सा बैठ करके बातचीत कर लीजिए कि इस देश के अंदर ये जो आवाम, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद में बेकार घूम रहे, बेरोजगार घूम रहे, इनकी रोजी रोटी की बात कर लीजिए। ये नशा लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। मैं देश भर में जाता हूं, लोगों से, तमाम लोगों से समझाने की बात करता हूं, और मैं कहता हूं कि आप जागिए, आपके सामने आपका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना कि मैं चाहता हूं देश जाति विहीन बने, मैं चाहता हूं भारत बौद्ध में हो, और भारत बौद्ध में हो तो इसका मतलब यह है कि भारत में समानता हो, बंधुता हो, न्याय हो, भाईचारा हो, भारत में वैज्ञानिक सोच के लोग डेवलप हो, लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप हो। लेकिन उस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये कोटेशन कितनी महत्व रखती है, जिस दौर में प्रधानमंत्री जाकर के राम मंदिर के उद्घाटन में लेट जाते हो, जिस देश में राज्यों के मुख्यमंत्री बाबा बागेश्वर के धाम में जाकर के लेट जाते हो, अगर ऐसे लोग पदों पर बैठे रहेंगे तो आप क्या उम्मीद करोगे कि वो लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप करेंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का राष्ट्रपति, जिस देश के मुख्यमंत्री, जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्री पाखंडवाद को बढ़ावा देते हो, पाखंडियों के सामने जाकर के नतमस्तक करते हो, उस दौर में आप सरकारों से उम्मीद करोगे क्या वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे? तो क्या आपको लगता है कि सरकारें ऐसा करेंगी? कभी नहीं करेंगी, क्योंकि सरकार चाहती है आप धर्म के नशे में डूबे रहिए।
सरकार चाहती है कि आप धर्म के नशे में डूबे रहिए, आप कावड़ लेकर के आइए, मंदिरों की लाइन में लगिए, तो सरकार आपके ऊपर फूल बरसाएगी। लेकिन आप पढ़ने लिखने के बाद में नौकरी मांगोगे तो सरकार आपके ऊपर लाठियां बरसाएगी। सरकार आपको भक्त बनाना चाहती है, सरकार आपको साइंटिस्ट बनाना नहीं चाहती है। और जो बात अभी यहाँ पर कही गई, एक बार अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, मुझे टीवी पर मैंने देखा कि सरकार, मोदी सरकार ने एक किताब जो है वो बनाई है। किताब का नाम है अंबेडकर एंड मोदी, इंग्लिश में। उसका लोकार्पण हुआ विज्ञान भवन में, तो माननीय राष्ट्रपति जी उसमें आए, मेरे पास इनविटेशन आया। मैंने कहा भाई ये तो बीजेपी कर रही है, मैं तो इसमें नहीं जाऊंगा। उसके बाद में उसका हिंदी अनुवाद आया 10 दिन के बाद में, तो उसका फिर शाहदरा दिल्ली में उसका लोकार्पण हुआ, विमोचन हुआ। तो हमारे साथी हैं बीजेपी के सांसद, हम कभी मुंबई में उनके साथ रहते थे, मनोज तिवारी जी जो भोजपुरी गायक हैं, उनके पीए का चौबे का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि ऐसे इस प्रकार से आप 10 दिन पहले जो इंग्लिश में किताब का विमोचन हुआ उसमें आप नहीं पहुँचे, लेकिन अब आइए। तो मैंने कुछ शर्तें रखी, मैंने कहा कि मैं आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस किताब के विमोचन पर बीजेपी का झंडा, एजेंडा, डंडा, बैनर और बीजेपी के किसी भी छोटे बड़े पदाधिकारी की फ़ोटो मंच पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वैसा किया, मैं गया, वो किताब मेरे पास में है और मैंने उस मंच पर कहा, वो वीडियो पड़ा है जिसमें मनोज तिवारी और तमाम लोग बैठे हैं। और वो बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ताकि आपको पता चल सके कि बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे। अभी मुकदमे हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब गोली लगेगी, वो दिन दूर नहीं है कि रोड पर एक्सीडेंट में मारे जाओगे। लेकिन अगर इस डर से आप लोग घरों में बैठ जाओगे तो आपकी आंखों के सामने सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा, आपकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। मैंने उस समय पर कहा कि मोदी जी आपने ये किताब लिखी, मैंने उसका प्रियम्बल पढ़ा, मैंने सारी चीज़ें देखी, मैंने देखने के बाद समझ गया जिस प्रकार से वर्तमान समय में सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हिंदुईकरण कर रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों को वो भगवा रंग में रंग करके लपेट करके लोगों के बीच में सौंपने का और थोपने का काम कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम मैं और तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लेते हैं, लेकिन अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी मंच पर खड़े होकर के बोलता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर रामजी राव अंबेडकर बोलता है, वो नाम के सामने राम जरूर लगाता है। वो इस बात को बताने की कोशिश करता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो बड़े साहब राम के भक्त थे, उन्होंने तो कहा कि हिंदू धर्म में सुधार कर लो, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। वर्तमान समय में फूले का, कबीर का, नानक का, रैदास का, साहू जी महाराज का, डॉक्टर अंबेडकर का ये सरकार हिंदूकरण करना चाहती है। इनके आड़े अगर कुछ आ जाता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो इनके गले की हड्डियां बनी हुई हैं, ना उगले बन रही हैं ना निगले बन रही हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। नागराले साहब ने जितनी बातें यहाँ पर कही हैं वो सारी की सारी बातें अच्छी हैं, उन पर विचार करना चाहिए, उस प्रकार का गठबंधन बनना चाहिए। और मैं तो एक बात और उससे भी आगे की कह देता हूँ, मान्यवर साहब कांसी राम कहते थे, मैं तो जब कभी छोटा था जब उनका कैडर सुना, मान्यवर साहब कांसी राम कहते थे कि इस देश के अंदर बहुजनों को चाहिए कि वो मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार बनाएं। अगर मजबूत सरकार होगी तो वो आपको कुचल देगी जो वर्तमान में चल रही है, और अगर मजबूर सरकार होगी तो आप उसकी टांग जब मर्जी पकड़ करके हिला दोगे तो वो आपकी सुनेगी। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप इस देश के अंदर कोशिश करिए कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा होकर के, और सवर्ण समाज में भी वो जो लोग संविधान प्रेमी हैं, मानवता प्रेमी हैं, भाईचारा प्रेमी हैं, उन तमाम लोगों के बीच जाइए, उनको इकट्ठा करिए, उनको समझाइए, उनको उनके संवैधानिक राइट्स बताइए, उनसे कहिए कि आपके पुरखे, अगर आप जाट समाज में जाते हो तो उनसे कहिए कि सर छोटू राम क्या चाहते थे, भगत सिंह क्या चाहते थे। माली समाज में जाते हो तो उनसे कहिए फूले साहब क्या चाहते थे। अगर आप जाटव चमार समाज में चाहते हो तो उनको बताइए रविदास ने और अंबेडकर ने क्या कहा, महारोग से जाकर के कहिए। अगर आप और अन्य समाज में जाकर के जाते हो, पेरियार को बताइए, तमाम उन महापुरुषों की विचारधारा को बताइए और कहिए कि आपके पुरखे ये चाहते थे, आपके पुरखे इस प्रकार का भारत चाहते थे, इस प्रकार का लोकतंत्र चाहते थे, इस प्रकार का अवाम चाहते थे, जिस अवाम को वर्तमान सरकार कुचल करके एक रंग में रंग देना चाहती है, इस देश का भगवाकरण कर देना चाहती है, इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देना चाहती है। तो आप लोगों को यह काम करना पड़ेगा। और मैं एक बात अंत में और तमाम लोगों से कह देता हूं, वो इसलिए कह देता हूं कि जो ये लोग आजकल के कुछ टटपूंजिए लोग, अनपढ़ और कुपढ़ लोग जो देश में घूम रहे हैं और आए दिन टीवी पर बैठ करके जो डिबेट करते हैं, जो कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर वो आपके दरवाजे, आपके घर, आपकी कॉलोनी, आपके मोहल्ले में आए और आपसे कहें कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा साथ दीजिए, तो उनसे सवाल करिए,
अगर आप जाटव, चमार, महार, कुरील, अहिरवाड़, दोहरे, सतनामी जातियों से आते हो तो उनसे पूछना कि आपके इस हिंदू राष्ट्र में अंबेडकर कहाँ हैं, कांशीराम कहाँ हैं, रैदास कहाँ हैं, उनसे पूछना। अगर आप जाट समाज से आते हो तो उनसे पूछना कि इसमें भगत सिंह कहाँ हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती कहाँ हैं, इसमें सर छोटू राम कहाँ हैं। आप माली समाज से आते हो तो उनसे पूछना कि इसमें फूले कहाँ हैं। गडरिया समाज से, पाल समाज से आते हो तो पूछना इसमें पेरियर कहाँ है, पेरियर रामास्वामी नायकर कहाँ हैं। यादव समाज से आते हो तो पूछना इसमें पेरियर ललित सिंह यादव कहाँ हैं। आप पूछना उनकी आंख में डाल करके कि जब आपके इस हिंदू राष्ट्र में मेरे 85% बहुजन समाज, मेरे 85% बहुजन समाज के पुरखे या उनकी विचारधारा नहीं है, इसका मतलब आपके इस हिंदू राष्ट्र में मैं नहीं हूं। ये 85% बहुजन समाज नहीं है, आपके इस हिंदू राष्ट्र में ये चतुर, चालाक और चंट और पाखंडी लोगों का हिंदू राष्ट्र है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। और लोकतंत्र में वोट की कीमत होती है। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि अपनी वोट की कीमत अपनी बेटियों से ज्यादा करना, बेटी की इज्जत से ज्यादा वोट की कीमत समझना। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझी, वहां पर 4-4 बार सरकार बनी। हिंदी जो बेल्ट है उसमें लोगों ने समझी, तो बसपा जैसी पार्टी विपक्ष की भूमिका में रही, यहाँ के लोग भी समझे। और मैं तो तमाम देश के अंदर जाता हूँ, मैं तो महाराष्ट्र के लोगों को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने बुद्धिज्म को जिंदा रखा। 1 करोड़ से ज्यादा आप लोग रजिस्टर्ड गजट में बौद्ध हुए। मैं पंजाब जाता हूँ तो वहाँ के लोगों से कहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो सपना कि शिक्षित करिए, आपने सैकड़ों हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले। मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूँ तो कहता हूँ कि मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचार की सरकार बनाई। और मैं अब तमाम लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र के लोगों, आप उत्तर प्रदेश में जाइए और प्रचार प्रसार करिए कि बौद्ध धर्म का बुद्धिस्ट कैसे बना जाता है, बाबा साहब का सपना भारत बौद्ध में कैसे साकार हो, उस पर कैसे काम किया जाता है। महाराष्ट्र के लोग बेहतर बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में जाएं, वो बताएं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। और पंजाब के लोग पूरे देश में जाएं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अच्छा काम किया जा सकता है। अपने विचार आदान प्रदान करिए, लोगों के साथ बैठना उठना स्वीकार करिए, लोगों के साथ अच्छे ढंग से रहना स्वीकार करिए। और मैं वादा कर रहा हूं आपसे, ये जो लोग आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम 100 और 50 साल के लिए आए हैं, मेरा दावा इस मंच से मैं दोबारा कहवाऊंगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात कह करके जा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं, इस संविधान को कुचल देना चाहते हैं, इस देश की जमहूरियत को कुचल देना चाहते हैं, जिन लोगों को ये संविधान आंखों में खटकता है क्योंकि आपको उन्होंने कोट पैंट और टाई संविधान की वजह से मिल गई, इन महिलाओं को बैठने पढ़ने खाने पीने का अधिकार मिल गया आधी आबादी को, मेरा वादा है कि पहले किसी एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखाओ, तब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना। नहीं बना सकते ये लोग, लेकिन रूमर फैला सकते हैं, लोगों से कह सकते हैं, लोगों को इस नाम पर इकट्ठा कर सकते हैं। और उस नाम पर हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको समझिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको घर घर तक पहुंचाइए। वही एक विचारधारा है, फूले की, कबीर की, नानक की, रैदास की, साहू महाराज की, डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो 85% बहुजन समाज की विचारधारा है, जो बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब काशीराम तक की विचारधारा है, जो हमारे 2500 साल का इतिहास है, वही इतिहास है जो इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र को बचा सकता है, आपके मान और सम्मान को बचा सकता है। अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अफसर बनाइए। और अगर नौकरी नहीं है, मुझे मालूम है वर्तमान समय में सरकार के पास नौकरी नहीं है और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, नौकरी सरकार के पास नहीं है, सरकार रोज सरकारी संस्थानों को बेच रही है, तो जब निजी क्षेत्र हो जाता है तो उसमें नौकरी नहीं है। और नौकरी नहीं है तो आप समझिए आपके बच्चे एमटेक और बीटेक करने के बाद में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो, उनके पास में रास्ता नहीं है। और रास्ता मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप अपने बिजनेस शुरू करिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने आरक्षण के बल पर आपको नौकरियों में प्राथमिकता तो दी है, नौकरियों में अवसर तो मिले हैं आपको, लेकिन जब तक आप बिजनेस में प्राथमिकता दर्ज नहीं कराओगे तब तक आपको पूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी। आप इस बात को समझिए, जाइए अपने संस्थान खोलिए, शिक्षा संस्थान खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, छोटे छोटे बिजनेस करिए और फिर आप देखिए आप इस देश के अंदर स्थापित होंगे। ये देश आपका है, ये मुल्क आपका है। ये चतुर और चंट 15% लोग जो बाहर से आए हुए हैं, ये इस देश के मालिक नहीं है। इस देश के मालिक को जिस दिन ये पता चल जाएगा कि वो इस देश का मालिक है, उस दिन ये लोग भाग खड़े होंगे और आप इस देश में शासन भी करोगे, इस देश का सिस्टम भी आपके हाथ में होगा, आप यहाँ के राजा भी होगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 अप्रैल 1949 को लखनऊ में अपने भाषण में एक बात कही थी, वो यहाँ रिपीट कर देता हूं मैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 अप्रैल 1949 को कहा था कि अगर आपको, जो अभी नागराले साहब ने कहा कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी, समाजवादी बोले तो ओबीसी समाज के लोग
और अम्बेडकरवादी बोले तो इस देश के दलित समाज के लोग। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा लखनऊ में 25 अप्रैल 1949 को कि अगर इस देश के ओबीसी समाज के लोग और दलित समाज के लोग यानी SC ST समाज के लोग रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर सकते तो मत करिए, साथ में खाना नहीं खा सकते तो मत खाइए, लेकिन कम से कम इकट्ठा होकर के वोट डाल लीजिए। और जब वोट डाल दोगे तो सरकार 85% लोगों की बन जाएगी, और जब तुम्हारी सरकार बन जाएगी तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस बात को समझिए, इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन को का मान सम्मान कीजिए। मुझे मालूम है कि ये उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ वर्तमान समय में अगर इस देश के बहुजन समाज की पार्टियां इकट्ठा होकर के एक एजेंडे के साथ एक मंच पर नहीं आ सकती हैं, किसी को घर बचाना है, किसी को परिवार बचाना है, किसी को भैया बचाना है, किसी को भतीजा बचाना है, किसी को जो 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो बचानी है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप करिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजनीतिक लोग अगर एक मंच पर नहीं आ सकते हैं तो ये सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक मंच पर आएं, अपनी ताकत दिखाएं। या तो इस देश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2019 में एक मंच पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन सामाजिक संगठनों का दबाव बना तो दोनों एक मंच पर आई। तो सामाजिक संगठन इतने मजबूत होने चाहिए, सरकार इनके वाली हो, सरकार उनके वाली हो, आने वाली हो या जो चली गई वो है, हमारे बिना ना चले, बस इतना ध्यान रखिए। और एक बात अंत में कह देता हूं आपके लिए, मैं एक बार ब्लैक्स का आंदोलन पढ़ रहा था अमेरिका का, मैंने देखा कि ब्लैक्स के आंदोलन में ब्लैक्स जो हैं वहाँ के अमेरिका के, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। ब्लैक्स ने कभी नहीं कहा कि हमें हुक्मरान बनना है। ये बात हम लोगों ने कहना शुरू की कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। तो मैं पूछता हूँ लोगों से, मैं तो उत्तर प्रदेश में गया भी, कुछ लोगों को बुरी भी लग जाती है। मैंने कहा कि एक बात बताइए, क्या हुक्मरान बनना समस्या का समाधान है? क्या हुक्मरान बनना इस देश का समस्या का समाधान है? अगर है तो बताओ। उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार आपकी सरकार रही, एक बार तो पूर्ण बहुमत की रही, तो क्या रहा? सारे बहुजन समाज का उत्थान और कल्याण हो गया? उसके बाद में दलितों के साथ में कोई अत्याचार शोषण नहीं हो रहा? हो रहा है आज भी। जब उनकी सरकार थी तब भी हो रहा था। सरकार बनाना समस्या का समाधान नहीं है। समाज कैसे मजबूत होगा? जब समाज जो समाज मजबूत होता है उसका कभी शोषण, उसका कभी अत्याचार नहीं होता। समाज कैसे मजबूत होगा, इसके लिए काम करिए। और इसके लिए सरकारें काम नहीं करेंगी, इसके लिए तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा। आपके संगठन काम करेंगे, सरकार इनकी हो या उनकी हो, एजेंडा सेट करिए, एजेंडा बनाइए। जब आपका एजेंडा होगा तो सरकार से बैठ करके गरिबान पकड़ करके कहिए कि हमारे SC ST वेलफेयर का जो 25% पैसा है वो कहाँ खर्च किया है। अभी तो हमारे लोगों को यही पता नहीं है। दिल्ली के अंदर एक सरकार चल रही है केजरीवाल की, वो सारे SC ST का पैसा खा गया, साहब पेल दिया उसने बिजली और पानी में। लोग पूछने को तैयार नहीं है। हमारे वहाँ पूर्व में मंत्री थे, मुझसे कहते थे मंत्री जी पूछो, वो पूछने को तैयार नहीं है। दूसरे मंत्री आ गए, वो पूछने को तैयार नहीं है। अरे भाई बिजली पानी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को MBBS की जो हमारी फीस मुफ्त में भरी जाती थी आज 1 करोड़ देनी पड़ रही है, उसका सवाल है भाई। ये बच्चे MBBS कब करके कहीं कुछ बनेंगे तब समाज का कल्याण होगा ना। तो समझिए सरकार की पॉलिसी को, और सरकार के गले की हड्डी बनिए। इस देश में जाट, गुजर, यादव, मराठा कभी नहीं कहता हमें देश का हुक्मरान बनना है, क्योंकि वो इतना मजबूत है। सरकार इनकी हो या सरकार उनकी हो, वो अपना एजेंडा सेट करके रखता है और उसके एजेंडे पर सरकार काम करती है। तो अपना एजेंडा सेट करिए। और फिर मैं वही कहूँगा अंत में, आप लोग बड़े प्रबुद्ध हैं और महाराष्ट्र की धरती तो बड़ी उपजाऊ है, थोड़ा सा राजनीतिक रूप से थोड़ा सा मजबूत हो जाइए। सरकार, मैं तो पहले कहता हूं, तमाम लोगों से कहते हैं, अक्सर मेरे लिए, रतनलाल सर के लिए, लक्ष्मण के लिए, तमाम लोग कह देते हैं कि राहुल जी आजकल आप कांग्रेस के फेवर में बोल रहे हो। मैं कहता हूं भाई मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात तमाम लोगों से कहता हूं कि अगर सामने 4 दुश्मन खड़े हैं, और इस बात को थोड़ा सा ध्यान से और गौर से सुनना, कि सामने अगर 4 दुश्मन खड़े हैं, एक 100 जूते मारेगा, एक 50 मारेगा, एक 25 मारेगा और एक 10 मारेगा। सामने 4 दुश्मन हैं, एक 100 जूते मारेगा, एक 50 मारेगा, एक 25 मारेगा, एक 10 मारेगा। पिटना जरूरी है, बताओ किससे पिटूं? तो मेरे जैसा आदमी कहेगा 10 जूते वाले से पिट लेता हूं, कम पिटाई होगी, हो सकता है उसका जूता भी छीन लें हम। तो वर्तमान समय में बीजेपी अगर 100 जूते मार रही है, दूसरे वाले 50 और 25 मार रहे हैं, और राहुल गांधी अगर वर्तमान समय में भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वो कह रहा है, वो सवाल कर रहा है पत्रकारों से, पूछ रहा है कि इसमें बताइए कितने SC ST OBC के पत्रकार हैं, वो पूछ रहा है कि बताइए भारत सरकार में सचिव कितने हैं शेड्यूल कास्ट के, वो जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहा है। तो तमाम अम्बेडकरवादियों समाजवादियों को एक बार बैठ करके विचार करना चाहिए, क्या हम अपनी सरकार बना सकते हैं? और नहीं बना सकते हैं तो कम से कम ये जो 10 जूते वाला से बैठ करके बात कर लो कि अगर तुम्हारी सरकार आई तो हमारे SC ST
ओबीसी के लिए क्या करोगे। अगर आपको लगता है कि वो ठीक करेगा तो बैठ करके बात करिए, और अगर लगता है कि नहीं करेगा तो फिर ये 100 जूते वाला आएगा, फिर 100 जूते सब में लगेंगे। आप सोच लीजिए करना क्या है आपको। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं समाज का प्रवक्ता हूँ। समाज का दर्द होता है, किसी समाज की बेटी का, समाज के किसी आदमी के साथ शोषण अत्याचार होता है। मेरे पास देश भर से मेरे ऑफिस फ़ोन आते हैं, हमारे पास वीडियो आते हैं, फ़ोन आते हैं, FIR की कॉपी आती है, तो दुख होता है। रात को नींद उड़ जाती है। जब 10 साल की बेटी का बलात्कार होता है तो रात को नींद नहीं आती है। मैं भी सोचता हूँ कि काश मैं किसी लायक होता तो मैं अपने समाज का शोषण अत्याचार इन मनुवादियों से रोक सकता था। तो विचार करिए, और मैं कहता हूँ तमाम लोगों से, सामाजिक ताकत बनाइए। लोग कहते हैं अक्सर, अभी मैं परसों नोएडा में था, मेरा स्पीच था, लेक्चर था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि साहब बहुजन समाज के लोगों ने, खास तौर से दलित समाज के लोगों ने 29 लाख संगठन बना लिए। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहिए, ये तो आपस में संगठित रहिए, कैसे बात बनेगी। मैंने कहा कि अगर 2 भाई एक साथ काम करते हो, दोनों में झगड़ा हो जाए और एक भाई घर जाकर के नाराज होकर के बैठ जाए, एक भाई काम करता रहे, वो अच्छा है? या वो अच्छा है कि एक भाई दोबारा जाकर के अपना दूसरी जगह काम करना शुरू कर दे, वो अच्छा है? संगठन 29 लाख नहीं 50 लाख बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत यह है कि जब आपको आवाज़ दी जाए जय भीम के नारे के साथ में, तो 2 अप्रैल 2018 की तरह एक मंच पर इकट्ठा होकर के भारत बंद करके अपनी ताकत दिखाना, इस बात की जरूरत बनती है। ये महत्वपूर्ण है। संगठन कितने हिंदुओं के कितने संगठन हैं, गली गली में संगठन है साहब, लेकिन जब RSS आवाज़ देती है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। एक जगह इकट्ठा हो जाए तो अपना एक नेता चुन लेते हैं। तो समझिए इस बात को, इस ताकत को समझिए। और अंत में मैं तमाम साथियों को यही कहूँगा कि आप लोग आज बाबू एलन हरदास, और मुझे तो आज उनका पूरा नाम पता चला कि वो नागराले साहब के परिवार के हैं, लक्ष्मण नागराले बाबू, उनका जन्मदिन है और वो पूर्व में विधायक भी रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथी थे। हालांकि हमने उन पर बहुत सारी खबरें, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो आपको उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। अपने तमाम महापुरुषों को पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने आपके बच्चे के बैग में अगर 6 किताब स्कूल के सिलेबस की हैं तो उसमें 7वीं किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन परिचय डालिए, बुद्ध का जीवन परिचय डालिए, अपने महापुरुषों की किताबें डालिए। और मैं कहता हूँ कि घर घर में, वर्तमान समय में लोग मुझसे पूछ लेते हैं अक्सर कि जिस दौर में मुल्क गुजर रहा है उस दौर में आप क्या कहना चाहते हो। मैं कहा मुझे मालूम है इस दौर में हम लोग सरकार नहीं बना सकते, बड़ा कठिन है, लेकिन अपने बच्चों को तैयार करिए। आने वाले 4, 6 साल, 10 साल के बाद में ये जो आने वाली हमारी जो फौज है, जो हमारे बच्चे हैं, ये तैयार होंगे और हम सब मिल करके इस देश में फिर दोबारा से वहीं जाएंगे जहाँ 2014 से पहले थे। और जो लोग अपने आप में खुश हो रहे हैं नागपुर में बैठ करके कि हम लोग 100 साल राज करेंगे, ये घमंड है, ये अहंकार है। एक उर्दू का शेर है कि इस शख्स से पहले जो एक शख्स यहाँ तख्ता नसी था उसको भी अपने ऊपर खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये कुर्सी दादा लाई नहीं है, यहाँ लोग पहले भी आए थे और बाद में भी आएंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।